अभी जस्ट बाहर से मैं आया हूँ और बाहर तो बहुत भयंकर धूप है यार। अच्छा है तुम इन लोगों का यूट्यूब पे आराम से मैथ्स के वीडियो देख रहे हो। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वाइट बोर्ड। आई एम साकेत सक्षम एंड इन दिस वीडियो आई एम कंटिन्यूइंग माय प्रीवियस क्लास। तो पिछले क्लासेस में हमने प्रश्नावली 1.3 तक के प्रश्नों को हल करना नहीं सीखा था, बस मैंने गाइड किया था, थोड़ा बहुत बताया था और उम्मीद करता हूँ कि सारा सॉल्व हो रहा होगा अच्छे से अगर कर रहे होगे तो। और अगर नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके बता सकते हो। आज के इस वीडियो में यहाँ पे हमारे टॉपिक्स हैं कुछ लिखे हुए प्रश्नावली 1.4 से रिलेटेड। ये सब मैं बताने वाला हूँ, सिर्फ यही सब बताऊँगा। 1.4 के कुछ क्वेश्चंस भी बता दूँगा ताकि सॉल्व करने में ईजी हो जाए और उसके बाद सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लोगे जैसा कि मैं हर वीडियो में। तो सबसे पहला जो हमारा वो है वेन आरेख। वेन आरेख क्या है इसको समझ लेते हैं और उससे पहले जान लेते हैं कि वेन आरेख जो है वो इंग्लिश मैथमेटिशियन थे कोई जॉन वेन नाम से, उनके नाम पे ही वेन आरेख इसका नाम पड़ा है। वेन आरेख में क्या होता है कि आयत जानते हो ना, रेक्टेंगल और वृत्त। आयत और वृत्त की सहायता से हम समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं। अब कैसे प्रदर्शित करते हैं इस बात को समझते हैं। आयत को हम मान लेते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। आयत को मान लेते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय जो होता है वो यूनिवर्सल होता है। सार्वत्रिक का मतलब यूनिवर्सल ही होता है। तो यूनिवर्सल को हम यू से इंडिकेट इस तरह से करते हैं। अब ये सार्वत्रिक समुच्चय है और मतलब मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, जिसमें सारे समुच्चय समाहित हो जाते हैं, उसको सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। तो अब आयत जो है इंडिकेट कर रहा है सार्वत्रिक समुच्चय को और वृत्त इंडिकेट करता है किसी एक पार्टिकुलर समुच्चय को, और आयत के अंदर वृत्त बना के हम प्रदर्शित करते हैं इस तरह से। अब एग्जाम्पल से, जैसा कि हर वीडियो में मैं बोलता हूँ, एग्जाम्पल से ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, परिभाषा से बेहतर उदाहरण से समझ में आता है हमें। तो समझो, जैसे मान लो कि मैंने तुमसे बोला कि सम संख्याओं का समुच्चय बना दो, तो सम संख्याओं का समुच्चय तुम्हारा कुछ इस तरह से हो जाता है 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। फिर मैंने कहा विषम संख्याओं का समुच्चय बना दो। विषम संख्याओं का समुच्चय तुम्हारा इस तरह से बनता है, इनफाइनाइट तक जाएगा ये भी। अब सम संख्याओं का समुच्चय और विषम संख्याओं का समुच्चय, अब इन दोनों के लिए मुझे एक सार्वत्रिक समुच्चय चुनना हो तो मैं क्या चुन सकता हूँ? तो इन दोनों के लिए जिसमें ये दोनों समुच्चय समाहित हो जाएं, ये समुच्चय सम संख्याओं का समुच्चय और विषम संख्याओं का समुच्चय, ये दोनों के दोनों समुच्चय किस में समाहित हो जाएंगे, तो वो इन दोनों के लिए हो जाएगा सार्वत्रिक समुच्चय। तो अगर मैं बोलूँ प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, जिसको हम n से भी निरूपित करते हैं, इंडिकेट करते हैं, तो प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय होगा उसमें ये सारे के सारे अपने आप आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको हम कहेंगे सार्वत्रिक समुच्चय। और इसका एग्जांपल मैंने कुछ इस तरह से भी दिया था कि ये अपने आप में सार्वत्रिक समुच्चय है। इसके अलावा R लिखा था, जो बोला था मैंने कि अपने आप में एक सार्वत्रिक समुच्चय है। तो इस तरह से हम सार्वत्रिक समुच्चय को कहते हैं। दूसरे एग्जांपल से इस तरह से समझो, आसान सा छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि कोई एक समुच्चय A इस तरह से है जिसमें लिखा है 1 2 3 4 और 5, सिर्फ यहीं तक, ठीक है। और कोई एक दूसरा समुच्चय B इस तरह से है जिसमें A E I O और U दिया है, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अपनी समझना ही है ना एग्जांपल से तो हमें। तो तीसरा एक समुच्चय कुछ इस तरह से है जिसमें कुछ और संख्याएं दी हुई हैं, जैसे मान लो कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C। कैपिटल A नहीं लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वो यहाँ पे है ही ना। तो X Y C Z, बस ये 3 लिया। अब A B C तीनों अलग अलग अपना एक समुच्चय है। अब इसके लिए मुझे एक सार्वत्रिक समुच्चय ढूंढना होगा, तो एक ऐसा समुच्चय यूनिवर्सल सेट जिसमें ये तीनों समुच्चय अपने आप, जिसके ये सारे उप समुच्चय हो जाए, ठीक है। यानी कि अगर हम एक यूनिवर्सल सेट चुनते हैं U कोई, तो A क्या होगा, इसका एक सबसेट होगा, B भी इसका एक सबसेट होगा और C भी इसका क्या होगा, एक सबसेट होगा। तो इससे कुछ ऐसा होना चाहिए कि A में जितने अवयव हैं वो भी इसमें होने चाहिए, B में जितने अवयव हैं वो भी इसमें होने चाहिए, C में जितने अवयव हैं वो भी इसमें होने चाहिए। तो इस तरह से हम बना लेते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। तो इसमें हो जाएगा 1 2 3 4 5 A E I O U और लास्ट में X Y Z। तो इस तरह से हमारा सार्वत्रिक समुच्चय होता है और इसी को आयत और वृत्त की सहायता से जब हम निरूपित करते हैं तो ये हमारा वेन आरेख बन जाता है। तो अब वेन आरेख थोड़ा और अच्छे से क्लियरली समझते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पे मैं एक आयत बनाता हूँ,
1 2 3 4 5 6, एक वृत्त बना लिया इसके अंदर में, 7 8 9, एक छोटा वृत्त इसके अंदर बना लिया। अब देखो ये छोटा वृत्त जो है बड़े वृत्त का एक उपसमुच्चय हो जाएगा, क्योंकि मालूम है कि जो बड़ा वृत्त है हमारा, अगर हम यूनिवर्सल सेट को यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय को तो यू से दिखाएंगे, तो यू के अंदर में क्या क्या है वो तो हमें दिख ही रहा है, क्या है 1 2, सारे के सारे तो यू के ही अंदर है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये सारे यूनिवर्सल सेट के अंदर है। लेकिन अब जो बड़ा वृत्त है, अगर मान लो इसको हम ए बोलते हैं, तो ए में तुमको क्या मिल जाएगा 7 8 और 9, और एक छोटा वृत्त जिसको अगर बी मान लेते तो बी में मिल जाएगा 8। तो बी ए का एक उपसमुच्चय है, ए यू का एक उपसमुच्चय है, और बी भी एक यू का क्या हो जाएगा, एक उपसमुच्चय हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सार्वत्रिक समुच्चय को दिखाते हैं। तो ज़्यादा कुछ है नहीं सोचने जैसा, समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो दोबारा देख के भी समझ में आ जाता है, समझ में आ ही गया होगा। और अगर नहीं समझ में आया तो आगे एग्जाम्पल देखो, अपने आप समझ में आएगा। अब हम देखने वाले हैं समुच्चय की संक्रियाएँ। तो इसको पहले मैं क्या होता है ऑपरेशंस, ऑपरेशंस क्या होता है, तो समझ लो कि जब हम नंबर्स पढ़ रहे थे, जब हम छोटे छोटे बच्चे थे तो हम 1 2 3 4 पढ़ते थे, और 1 2 3 4 पढ़ने के बाद हमने मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और क्या था भाई, मतलब जोड़ घटाव गुणा भाग हमने सीखा था। तो अब यहाँ पे जो वो जोड़ घटाव गुणा भाग हमने सीखा था वही उसी को कहते हैं ऑपरेशंस यानी कि संक्रियाएँ कहते हैं हम लोग। और यहाँ पे हम लोग समुच्चयों पर संक्रियाएँ यानी समुच्चय जो हम पढ़ रहे हैं उसी पे कुछ संक्रियाएँ हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। और जिसमें सबसे पहला जो है वो है हमारा समुच्चयों का सम्मिलन, यानी कि दो अलग अलग समुच्चय होंगे और उनका हमें सम्मिलन करवाना है यानी मिला देना है। अब इसको कैसे मिलाते हैं समझना कि अगर कोई एक समुच्चय ए है जिसमें 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लिखा, कोई एक समुच्चय हमारा बी है, अब बी को बी में कुछ अवयव भी, जाहिर सी बात है समुच्चय है तो कुछ अवयव तो होंगे हमारे पास ना, तो बी के अवयव अगर मैं लिख दूँ 2 4 6 8 10, ये बी है ये ए है। अब ए और बी का हमें क्या करवाना है, दो अलग अलग समुच्चय हैं और हम समुच्चयों पे संक्रियाएं पढ़ना है जिसमें समुच्चयों का सम्मिलन करवाना है, यानी ए और बी का हमें सम्मिलन करवाना है। तो ये जो सम्मिलन होता है इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल, क्या नहीं सॉरी कुछ बोलते हैं यूनियन, हाँ ये जो सम्मिलन होता है इसको हम लोग बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का सम्मिलन यानी कि यूनियन ऑफ सेट्स, यानी ए और बी का यूनियन करना है। तो यूनियन के लिए हम एक साइन से डिनोट करते हैं इसे ए, और इस तरह से यू बना देते हैं और लिखते हैं फिर बी, ए यूनियन बी, यानी कि ए और बी का हमें सम्मिलन करना है। इसमें होता क्या है, अगर सीधे सीधे लैंग्वेज में बोलूँ ना तो ए और बी में जितने अवयव सारे सारे लिख देते हैं और किसी को भी रिपीट नहीं करते हैं। ये था आसान लैंग्वेज में कि एक है एक लिख दो, दो है दोनों में लिख दो, क्योंकि 2 बार है लेकिन एक ही बार लिखते हैं क्योंकि हमें मालूम है समुच्चय में कभी भी हम रिपीट नहीं करते किसी नंबर को। उसके बाद 3 है तो 3 भी लिख लो, 4 है तो 4 भी लिख लो, 5 6 7 नहीं है 8 एंड 10, और इसी को हम कहते हैं ए यूनियन बी, और इसी को कहते हैं हम लोग सम्मिलन, समुच्चय ए और बी का सम्मिलन भी। तो बस इतने से ही है सम्मिलन में। अब इसके कुछ मतलब जितने भी जैसे सम्मिलन के कुछ रूल्स भी तो होंगे ना, तो उन रूल्स को छोटे छोटे रूल्स हैं, ऐसे समझने पे समझ लोगे आसानी से, लेकिन फिर भी समझ लो कि अगर ए यूनियन यू करते हैं, अब यह ध्यान देना U जो है वो यूनिवर्सल सेट है यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय है, और A क्या है, A कोई भी एक समुच्चय हो सकता है। तो जब भी सार्वत्रिक समुच्चय के किसी के साथ सम्मिलन होगा तो तुम्हें मालूम है होना चाहिए कि सार्वत्रिक समुच्चय ही, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय ही आएगा, ठीक है। और अगर जैसे A है और A का सम्मिलन हम फाई से कर रहे हैं, फाई में क्या होता है भाई याद है ना, रिक्त समुच्चय का है ये। तो रिक्त समुच्चय के साथ जब किसी का यूनियन सम्मिलन बनता है तो हमेशा ए ही आता है। ए क्यों आएगा, क्योंकि तुम्हें मालूम है ये तो खाली है तो इसके साथ सम्मिलन मिला के भी इसका कुछ फ़ायदा तो होगा नहीं, इसलिए ए ही रह जाता है। तो ये था कि अब इसी चीज़ को, सेम चीज़ को हम लोग सीखेंगे वेन आरेख के थ्रू। वेन आरेख के थ्रू सीखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। चलो वेन आरेख से समझाता हूँ थोड़ा सा। ए तुम्हें दिख रहा है, बी तुम्हें दिख रहा है, चलो एक बना लिया हमने ए, एक बना लेते हैं बी, ठीक, ये ए है ये बी है। अब हमको दिखाना है इसमें ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी कैसे दिखाते हैं समझना।
सबसे पहले तो ए में जो है, ए में क्या है, 1 2 3 4 5 6 हैं, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और उसके बाद क्या बचा इधर, अब बी में देखो क्या है, तो बी में 2 4 6 8 और 10। अब इसको कैसे लिखा है ध्यान से देखना, ए में 1 था तो एक सिर्फ ए में था तो सिर्फ ए में रखा है, बी में नहीं टच हुआ, मतलब यहाँ से यहाँ तक ए है और यहाँ से यहाँ बी है तो बी में नहीं गया एक, ठीक है। 2 को देखो तो 2 दोनों में था तो इसलिए इसमें रखा, बीच में रखा गया ताकि ये बी में भी हो जाए और ए में भी हो जाए। उसके बाद 3 को देखो तो 3 सिर्फ ए में रखा गया, 4 को देखो तो 4 यहाँ पे रखा गया, यानी कि इधर से ये बी में भी हो जाए और इधर से ए में भी हो जाए। 5 को देखो तो 5 सिर्फ इधर है, 6 को देखो तो यहाँ पे है फिर से दोनों में, और 8 सिर्फ बी में है और 10 सिर्फ बी में है। तो इस तरह से हम बनाते हैं। और ए यूनियन बी का मतलब होता है कि सारे के सारे चाहिए हमको, मतलब इधर वाले भी सारे चाहिए, इधर वाले भी सारे चाहिए और बीच वाले भी सारे के सारे हमें चाहिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं ए यूनियन बी, और यही था हमारा समुच्चयों का सम्मिलन। तो अब आ जाते हैं हम दूसरे वाले पे, जो है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ को हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन। अब ये जो इंटरसेक्शन होता है सम्मिलन का जस्ट अपोजिट होता है, और अपोजिट होता है तो जैसे कि सर्वनिष्ठ समुच्चयों का जो हमारा सम्मिलन था जिसको हम लोग बोलते थे क्या, यूनियन ऑफ सेट्स, तो यूनियन के लिए हम तो ऐसे लिख देते थे, लेकिन इंटरसेक्शन के लिए आई नहीं लिखते हैं, क्योंकि नहीं लिखते हैं, बल्कि क्या करते हैं हम सम्मिलन में जो यू सेट यूज़ किया ना हमने, यू जैसा दिखने वाला, इसी का अपोजिट इस तरह से बना देते हैं। तो ये क्योंकि ये दोनों आपस में अपोजिट ही है, सम्मिलन और सर्वनिष्ठ, यूनियन और इंटरसेक्शन, तो इस वजह से ये वाला साइन यूज़ करते हैं। तो अब इस वाले साइन के थ्रू हम लोग समझते हैं समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। अब एग्जाम्पल यहाँ पे मैं सेम ही रखने वाला हूँ क्योंकि ज़्यादा बेटर समझ में आएगा सेम एग्जाम्पल से। अब देखो यूनियन क्या इंडिकेट करता है, यूनियन अब सर्वनिष्ठ समझने से पहले यूनियन को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेते हैं कि जैसे मान लो किसी स्कूल में, इसको इरेज कर देता हूँ, या फिर एक काम को तो पहले सर्वनिष्ठ इसके थ्रू बता देता हूँ, उसके बाद यूनियन के बारे में और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी, इसमें क्या होता है, यूनियन में था कि जो दोनों में है मतलब उसको छोड़ के, मतलब सब कुछ जितना है सारा का सारा लिख दो, बस कोई चीज़ 2 बार नहीं लिखेंगे। और ए इंटरसेक्शन बी में क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन है सिर्फ उसको लिखेंगे। तो दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, और क्या कॉमन है, 4 भी कॉमन है, और क्या कॉमन है, 6 कॉमन है, तो सिर्फ इसको लिखेंगे। और ये जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी होगा वो होगा 2 4 और 6। अब इसको भी वेन आरेख से समझ लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए। तो वेन आरेख से कुछ इस तरह से समझते हैं, ये हमारा एक, ये ए, ये बी। ए में हम लिखते हैं क्या, 1 3 5, बी में लिखा 2 4 6 और 8 10 लिख दिया 10 में, ठीक है, बी में। अब समझना, लिखा तो सेम टू सेम वैसे ही है, ठीक है ना। अब किया करना क्या है इसमें कि ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी में हमने इधर वाला भी पूरा लिया था, इधर वाला भी पूरा लिया था और बीच वाला भी लिया था, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी जो होता है उसमें सिर्फ बीच वाले को लेते हैं। और इसी वजह से अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने बनाया था उसमें 2 4 और सिर्फ 6 को लिखा था और बाकी सबको नहीं लिखा था। तो यही होता है हमारा समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा और बेहतर एग्जांपल से पहले सम्मिलन और सर्वनिष्ठ दोनों समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग अंतर भी देखेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल बुक में दिया हुआ है, वो एग्जांपल मुझे अच्छा लगा था तो मैं उस एग्जांपल को यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, समझाना है कि एक्स किसी स्कूल के फुटबॉल खेलने वाले बच्चों का समुच्चय है, किसी स्कूल के फुटबॉल खेलने वाले बच्चों का समुच्चय है जिसमें नाम लिखा हुआ है राम, श्याम, रूपा और साकेत। हाँ मैंने अपना ही नाम लिख दिया, ठीक है, मेरी मर्जी, लिख सकता हूँ ना। तो एक्स है किसी स्कूल के फुटबॉल खेलने वाले बच्चों का समुच्चय है, और बी जो है वो किसी उसी स्कूल के क्रिकेट खेलने वाले बच्चों का समुच्चय है। तो क्रिकेट खेलने वाले बच्चों के समुच्चय में जैसे मान लो फिर से इसमें मैंने अपना नाम फिर से लिख दिया साकेत, और क्या है राकेश, ये मेरे भाई का नाम, और किसका नाम लिख दूँ, रोशन, मुकेश। तो ऐसे ही कुछ नाम हमने लिख लिया। अब एक्स किसी स्कूल के ऐसे बच्चों का समुच्चय है जो फुटबॉल खेलते हैं,
बी किसी स्कूल के, उसी स्कूल के ऐसे बच्चों का समुच्चय है जो क्रिकेट खेलते हैं। अब हमें जब समुच्चय ऐसा बनाना हो कि उसी स्कूल के ऐसे बच्चों का समुच्चय बनाओ जो या तो क्रिकेट खेलते हैं, क्या कहा, या तो क्रिकेट खेलते हैं या फिर फुटबॉल खेलते हैं। तो जब हमने कहा कि या तो क्रिकेट खेलने वाला होना चाहिए या तो फुटबॉल खेलना होना चाहिए, दोनों में से कुछ भी खेलेगा काम चलेगा, तो दोनों में से कुछ भी खेलेगा, तो आप समुच्चय बनाना है ऐसे बच्चों का जो या तो क्रिकेट खेलता है। तो क्रिकेट वाले में हमने लिख दिया, राम का नाम लिखेंगे क्योंकि राम तो क्रिकेट खेलता है, श्याम का भी नाम लिखेंगे क्योंकि श्याम भी ये तो फुटबॉल वालों का था ना, फुटबॉल खेलता है। उसके बाद रूपा का नाम लिख दिया क्योंकि रूपा भी फुटबॉल खेलती है। उसके बाद साकेत का नाम लिख दिया, साकेत भी फुटबॉल खेलता है। उसके बाद हमने राकेश का नाम लिखा, राकेश का नाम क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि राकेश क्रिकेट खेलता है ना, इस वजह से। उसके बाद रोशन का नाम लिख दिया, रोशन भी क्या करता है, क्रिकेट खेलता है। उसके बाद मुकेश का नाम लिख दिया, मुकेश भी क्रिकेट खेलता है। अब तुम लोग देखोगे इन दोनों में साकेत कॉमन था, इन दोनों में साकेत कॉमन था, तो साकेत को सिर्फ एक बार लिखा, बाकी सारा का सारा हमने पूरा लिख दिया। तो यहाँ क्वेश्चन हमें से क्या पूछा गया था, या तो कब फुटबॉल खेलने वाला होना चाहिए या फिर क्रिकेट खेलने वाला होना चाहिए। तो ये जो x, अब यहाँ पे x यूनियन b बन रहा है और x यूनियन b क्या बना, ये। तो ये जो साइन हो गया हमारे यूनियन का, इसको हम या से भी निरूपित कर सकते हैं कि x या b या दोनों, x या b या दोनों, क्योंकि साकेत तो दोनों वाला है ना, तो दोनों भी चलता है। अब इंटरसेक्शन का भी एग्जांपल देख लो। तो इंटरसेक्शन का एग्जांपल इसे होता है कि किसी स्कूल में जो x जो है निरूपित करता है कि फुटबॉल खेलने वाले बच्चे हैं, और b जो है निरूपित करता है कि क्रिकेट खेलने वाले बच्चे हैं। अब हमको उसी स्कूल से ऐसा बच्चे का समुच्चय बना के दो जो दोनों गेम खेलते हैं। अब दोनों गेम खेलते हैं मतलब क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं, क्रिकेट और फुटबॉल। तो क्रिकेट और फुटबॉल में जब हम राम का नाम देखते हैं तो राम तो सिर्फ यहाँ पे फुटबॉल खेलता है, तो राम का नाम इसमें से तो हट जाएगा। उसके बाद श्याम का नाम देखते हैं तो श्याम भी सिर्फ फुटबॉल खेलता है, इसका नाम भी हट जाएगा। रूपा भी हट जाएगी, साकेत बचेगा क्योंकि साकेत दोनों गेम खेलता है, तो क्रिकेट भी खेलता है और फुटबॉल भी खेलता है। राकेश हट जाएगा क्योंकि ये सिर्फ क्रिकेट खेलता है। रोशन हट जाएगा क्योंकि ये भी सिर्फ क्रिकेट खेलता है। मुकेश हट जाएगा। तो इस समुच्चय में बचेगा हमारे पास सिर्फ साकेत। इस समुच्चय में हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ साकेत। तो जहाँ पे आया और, मतलब क्रिकेट और फुटबॉल दोनों, तो वहाँ पे हम साइन यूज़ करते हैं इंटरसेक्शन का, और ये है हमारा x इंटरसेक्शन b, और इंटरसेक्शन का मतलब हो गया और, यहाँ तो x और b दोनों हो जहाँ पे, वही होता है इंटरसेक्शन हमारा। तो उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ तो समझ में आया ही होगा। और अब हम लोग बढ़ेंगे आगे समुच्चयों के अंतर पे, ठीक है। हम बात करने वाले समुच्चयों के अंतर के बारे में। तो जैसे मान लो कि जब हम बचपन में अंतर पढ़ते थे तो जितना होता था उसमें से घटा दिया करते थे। इसमें भी कुछ ऐसा ही करना है। जैसे ए मान लो कोई समुच्चय है 1 2 3 4 5 6, और बी कोई समुच्चय इस तरह से हमारे पास जिसमें लिखा है 5 6 7 8 9। अब ध्यान देना, अब हमें करना है बी a माइनस बी, ए में से बी घटाना है। कुछ नहीं, बहुत आसान। बस देखो ए में दिख रहा है ना, ए में बी का कोई अवयव है क्या, बी में 5 है और 6 है जो ए में भी है। तो बस बी को घटाना, ए में से बी को घटाना है। तो बी वाले 5 और 6 हैं इसमें, तो 5 और 6 को छोड़ के बाकी सारे लिख दो। यही हो गया हमारा ए माइनस बी। और सेम अगर बी माइनस ए करना हो, सेम में क्या करना है, बी माइनस ए करना है। तो बी माइनस ए का मतलब हो गया कि बी वाले देखो, बी में तुम्हारे 5 और 6 हैं जो ए वाले भी हैं, तो ए वाले को सिर्फ इसमें से बी में से ए वाले अवयवों को निकाल दो, बाकी सारे तुम्हारे बी माइनस ए के अवयव बचेंगे। तो यही हो गया हमारा समुच्चयों का अंतर, सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट, ठीक है। तो अंतर सबसे आसान था क्योंकि देख के तुमको समझ में आ गया, आसान ही होगा ना। लास्ट टॉपिक है हमारा असंयुक्त किसको कहते हैं। असंयुक्त के बाद समुच्चय भी था क्या, चलो छोड़ो, देखो समझो असंयुक्त किसको कहते हैं, यहीं से समझ लो, 1 मिनट में बस यहीं से समझ लो। दो ऐसे समुच्चय जिनमें कोई कॉमन ना हो, जिनका सार्वनिष्ठ अगर निकाले, वो क्या आ जाए, फाई आ जाए, रिक्त समुच्चय आ जाए, उसको हम कहते हैं असंयुक्त समुच्चय का सेट, ठीक है। असंयुक्त जो होता है, दो समुच्चय मिलके होते हैं। तो और अच्छे से समझो, एग्जाम्पल से समझो, जैसा कि हर बार बोलता हूँ, एग्जाम्पल से हमें बेहतर समझ में आता है। तो अब देखो एक एग्जाम्पल, जैसे ए लिखा मैंने 5 6 7 और बी लिखा मैंने 3 4 8, ठीक है। तो ए और बी, अब ए और बी का हम इंटरसेक्शन निकालेंगे, यानी कि ए और बी, ऐसा चीज़ जो ए और बी
दोनों में हो, इंटरसेक्शन को और कहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना। तो ए और बी यानी कि ऐसा चीज़ जो ए और बी दोनों में हो। हम देखते हैं कि ए और बी दोनों में अरे कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं, तो अब क्या करें, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फाई। तो जिसके जब भी दो समुच्चयों का इंटरसेक्शन यानी कि सर्वकनिष्ठ फाई आ जाए, यानी कि इसमें कोई अवयव ना हो, तो इन दोनों समुच्चयों को एक दूसरे के लिए क्या कहेंगे, असंयुक्त कहेंगे। और यही था हमारा असंयुक्त, और यहीं पे हो गया हमारा क्लास ख़त्म। क्लास ख़त्म नहीं हुआ, मतलब टॉपिक हमारा ये ख़त्म हो गया। अब फटाफट से 1.4 प्रश्नावली हम लोग देखते हैं, 1.4, और देखते हैं क्या क्या प्रश्न हैं इसमें। कुछ अगर मुझे लगेगा कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है तो वो बताऊँगा, और अगर नहीं लगेगा तो ठीक है, कोई बात नहीं बताऊँगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुच्चयों का युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन पूछ रहा है, यानी कि यूनियन पूछा है। तुम्हें यूनियन बनाने आता है, मुझे लगता है तुम सारे लोग कर लोगे, लेकिन मैं क्या करता हूँ, एक फिर भी बता देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे 4 नंबर चुन लिया मैंने, 1 का 4। अब इसमें क्या समुच्चय निर्माण विधि में दिया हुआ है। अब समुच्चय निर्माण विधि से तो मैंने बताया नहीं था, मैंने रोस्टर वाला बताया था। तो अब देख लो ए क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है x एक प्राकृत संख्या, और x जो है 1 से बड़ा है और 6 से छोटा और बराबर है। तो x एक प्राकृत संख्या है और 1 से बड़ा है x और 6 से छोटा है बराबर x है। और b में क्या दिया हुआ है, देखो बी में दिया हुआ है x एक प्राकृतिक संख्या है, x एक प्राकृत संख्या है और x जो है बड़ा है 6 से और छोटा है 10 से। अब दोनों को पहले हम रोस्टर रूप में लिख लेते हैं, तो हमारे लिए ज़्यादा समझ में आएगा बेहतर तरीके से, क्योंकि रोस्टर में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है ना, ठीक है। या फिर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट करके बता दूं क्या, रोस्टर रूप में भी बता देता हूँ, डायरेक्ट भी बता देता हूँ। डायरेक्ट कैसे होता है समझना। सबसे पहले तो रोस्टर ए का रोस्टर जब बनाते हैं तो इसमें बोला x, जहाँ पे x एक प्राकृत संख्या है जो 1 से तो बड़ा है लेकिन 6 से छोटा भी है और बराबर भी है। तो यहाँ पे आता है संख्या 2, 3, 4, 5 और 6, यानी कि 1 से बड़ा, 6 के बराबर भी और छोटा भी। तो 6 से बराबर हो गया और बाकी छोटे तो सारे हैं ही। बी में क्या आ रहा है हमारा, बी में आ रहा है हमारा x एक प्राकृत संख्या है और x जो है 6 से बड़ा है 10 से छोटा। 6 से बड़ा यानी कि 7, 8, 9 और 10 से छोटा है तो बस इतनी। तो अब a और b तुम लोग देख पा रहे हो कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर हम a या b करते हैं तो a या b यानी कि ऐसे अवयव जो a में भी हों या b में भी हों, तो a या b करते हैं तो दो a में है तो काम चल जाएगा, 3 a में है तो काम चल जाएगा। जो जो दोनों में है सारे के सारे मिल के आ जाएंगे, हो जाएगा हमारा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, काम चल गया। अब इसी को समुच्चय निर्माण विधि में बदल दो, हमारा काम हो जाएगा। तो समझो, इसको इस तरह से लिख सकते हैं x यहाँ पे x एक प्राकृत संख्या है, और 1 से बड़ा है x और 10 से छोटा है x। बस लिख दो, 1 से बड़ा है x और 10 से छोटा है x। और ये हो गया हमारा समुच्चय निर्माण विधि से भी। तो लाइट वापस आ चुकी है और अब हम लोग उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं जो अभी कर रहे थे। तो ये फर्स्ट वाला तो समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा, सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड और थर्ड में जो है ना एक ही क्वेश्चन लिखा हुआ है, और जब एक ही क्वेश्चन लिखा हुआ है तो इससे मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम लोग खुद से करो, इसलिए। तो 2 और 3 अपने से देख लेना, 4 में से कोई एक बता दूंगा, क्योंकि 4 बहुत सारा है और बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, बस सिंपल सा है, समझो और कर लो खुद से। तो 4 में से एक मैं बता रहा हूँ। तो देखो 4 का जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें ABCD कुछ दिया हुआ है। A बराबर दिया हुआ है 1, 2, 3, 4। B बराबर भी दे रखा है कुछ 3, 4, 5 और 6। C बराबर है हमारा 5, 6, 7, 8
और डी बराबर है 7, 8, 9, 10। और इसमें फिर पूछा तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उनमें से कोई एक मैं कर लेता हूँ। तो मैं कर देता हूँ 7 नंबर वाला। 7 नंबर में पूछ रखा है हमसे बी यूनियन सी यूनियन डी। अब यूनियन का मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, या भी इसको कहते हैं हम लोग। तो या का मतलब है कि या तो बी में हो या फिर सी में हो या फिर डी में हो। तो यानी बी वाला भी सारा होगा, सी वाला भी सारा और डी वाला भी सारा। और कोई अवयव अगर 2 बार आएगा तो उसे नहीं लिखेंगे। तो 3, 4, 5, 6 है, तो पहले तो 3, 4, 5, 6 लिख लेते हैं। उसके बाद 5, 6 सी में है ही, 7, 8 डी में है, तो 7, 8 लिख लेते हैं। उसके बाद 9, 10 सिर्फ डी में है, तो 9, 10 लिख लेते हैं। और इस तरह से ये हमारा हो गया बी यूनियन सी यूनियन डी। और ये इसी तरह से बाकी सारे भी कर सकते हो तुम लोग आराम से। अब देखो 5 नंबर में क्या दे रखा है। 5 नंबर में दे रखा है क्वेश्चन में कि प्रश्न 1 में दिए गए समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 जो था हमारा, उसमें यूनियन बोला था सबका पता करने के लिए। और इसमें बोला 1 में जितना जिसका यूनियन पता किया उन सबका इंटरसेक्शन पता करो। तो चलो 5 नंबर में देख लेता हूँ। मतलब 5 नंबर में बोला है जो क्वेश्चन 1 नंबर का, तो मैं 1 नंबर का 5 नंबर बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का जो 5 था वो ये था कि a बराबर इतना है 1, 2 और 3 और b बराबर है दिया हुआ है 5। अब 1 नंबर के हिसाब से अगर इसे सॉल्व करते तो a यूनियन b हमें पता करना होता। और a यूनियन b, अब a यूनियन b मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें जो या तो a में हो या फिर b में हो। b में तो कुछ है ही नहीं, तो अब a वाला ही सारा होगा। तो a यूनियन b यहाँ पे हमेशा तुम्हारा आ जाता a। अब 1 का 5 भी बता दिया मैंने। अब 5 का 5 देखो, 5 का 5 बोल रहा है कि a इंटरसेक्शन b बताओ। अब a इंटरसेक्शन b में क्या होता है, या a और b दोनों में हो, और a और b। अब कोई ऐसा चीज़ है नहीं जो दोनों में है। हाँ, नथिंग, कुछ नहीं ऐसा है जो इसमें भी है इसमें भी है। तो इन दोनों का अवयव होगा खाली रिक्त समुच्चय। और रिक्त समुच्चय होगा तो यहाँ पे हम लिख देंगे b। तो b की जगह पे हम 5 भी लिख सकते हैं। क्यों 5 लिख सकते हैं? क्योंकि 5 और b इक्वल है, तो इस वजह से। तो ये जो हो गया 5 का 5, ये तुम्हारे सामने है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। और अब मैं बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में a, b, c और d दिए हुए हैं, निम्नलिखित ज्ञात कीजिए बोला गया है। तो a, b, c, d जो 4 दिया हुआ है, मैं सारा का सारा नहीं, इसमें 10 क्वेश्चन है टोटल। मैं तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन नंबर 9 बता देता हूँ। 9 बता दूंगा, बाकी सारा तुम कर सकते हो। 9 भी खुद से कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। तो चलो 9 नंबर देखते हैं 6 का। तो 6 नंबर का जो a है वो ये दिया है 3, 5, 7, 9, 11। b में क्या दिया है ये देख लेते हैं। b में दिया है 3, 5, 7, 9, 11। b में 3 नहीं है, b में 7, 9, 11, 13। 7, 9, 11 और 13। c में क्या दे रखा है? c में दिया है 11, 13, 15। 11, 13, 15। और d में दे रखा है 15 और 17। और हमें पता क्या करना है, तो मैंने पहले ही बोला मैं 9 नंबर वाला बताने वाला हूँ। तो 9 नंबर में हमारा पहले तो a इंटरसेक्शन b निकाल लो, उसके बाद b इंटरसेक्शन c निकाल लो, और उसके बाद a इंटरसेक्शन b, फिर b इंटरसेक्शन c का इंटरसेक्शन निकाल लो। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लग सकता है, क्योंकि मतलब मुझे नहीं लग रहा, लेकिन तुम्हें शायद लग सकता है, क्योंकि तुम तो 11th में पहली बार आए हो ना। कहने का मतलब देखो समझो, a इंटरसेक्शन b पहले पता कर लेते हैं। तो a इंटरसेक्शन b का मतलब होता है a और b, ऐसी चीज़ें जो a और b दोनों में हो। तो दोनों में क्या है? 7 हमारा दोनों में है, 9 भी दोनों में है और 11 भी दोनों में है। तो हम लिख लेते हैं a इंटरसेक्शन b में 7, 9 और 11। ठीक है। अब यहाँ पे हम पता करते हैं b इंटरसेक्शन c। तो b इंटरसेक्शन c क्या होगा वो देखते हैं। तो b और c जो दोनों में हो, तो हम 11 दिख रहा है और 13 दिख रहा है, जो b और c दोनों में है। तो 11 और 13 लिख दिया। अब a इंटरसेक्शन b हमारे पास है, b इंटरसेक्शन c भी हमारे पास है ना। अब हमें चाहिए कि a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, यानी कि इसमें और इसमें दोनों में हो। तो दोनों में क्या है? 11 है। तो हम 11 को ले लेंगे आराम से और इसको लिखेंगे a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, और इसमें सिर्फ आएगा हमारा 11। और ये हो गया हमारा आंसर 6 का 9 नंबर। तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ ही गया होगा।
और नहीं समझ में आया, जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम, मैं बार बार कहता हूँ कि अगर ना समझ में आया हो, कोई प्रॉब्लम रह गया हो, तो कुछ नहीं, बस बुक का क्वेश्चन नंबर जो है, जैसे अब यहाँ पे 1.4 में का टॉपिक है ना हमारा, तो 1.4 का बस क्वेश्चन नंबर लिख देना, जिसमें भी प्रॉब्लम हो। मैं नेक्स्ट वीडियो पहले उस पर बनाऊँगा, उसके बाद ही क्वेश्चन मतलब अगला वीडियो लाऊँगा, ठीक है ना। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 में दिया हुआ ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ, सी दिया हुआ, डी दिया हुआ, और ये सारे के सारे जो है ना, सारे के सारे समुच्चय निर्माण विधि में दिए हुए हैं। अब समुच्चय निर्माण विधि में दिए हुए हैं, उसके बाद हमें कुछ पता करना है, तो चलो पता करते हैं। जैसे अब मैं बोल के ही बता देता हूँ यार, बार बार लिख रहा हूँ। जैसे ए में दिया हुआ है एक्स एक प्राकृतिक संख्या, यानी कि ए जो है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, बी है सम प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय है, ठीक है, सी विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, और डी है एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो अब बताना है तुम्हें सब कुछ। सबसे पहले पूछा ए का ए इंटरसेक्शन बी। अब तुम लोग ध्यान से देखो तो तुम्हें मालूम होगा कि ए जो है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। अब प्राकृतिक संख्याओं में सम संख्याएं भी आती हैं, विषम संख्याएं भी आती हैं, और अभाज्य संख्याएं भी आती हैं, यानी कि ए जो है बी, सी और डी तीनों के लिए सार्वत्रिक समुच्चय हो गया, यूनिवर्सल समुच्चय हो गया। तो और यूनिवर्सल समुच्चय में इसका क्या रूल होता है, ए इंटरसेक्शन बी जब रहता है और जहाँ पे ए क्या है, एक यूनिवर्सल समुच्चय है, तो यहाँ पे इसका आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा सिर्फ बी। कैसे आएगा समझ सकते हो तुम लोग अपने से, कैसे आएगा बता दूँ क्या, नहीं समझ सकते, मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। देखो ए में क्या है, तुम देख सकते हो, ए में सभी प्राकृतिक संख्या होंगी 3, 4, 5 डॉट 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 कहाँ अनंत तक, और बी में क्या होगा, बी में तुम्हारा होगा सिर्फ सम प्राकृतिक संख्या, यानी कि 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। तो ए हो गया सभी प्राकृतिक संख्याएं, बी हो गए सारे के सारे सम प्राकृतिक संख्याएं, और ऐसे कंडीशन में ए और बी करेंगे तो ए और बी दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, तो सम संख्या इसमें भी मिलेगा, इसमें भी मिलेगा, इसमें भी मिलेगा, इसमें भी मिलेगा, तो दोनों में कॉमन मिलेगा सिर्फ सम संख्या, और विषम संख्या तो मिलेगा नहीं। तो इस वजह से इसका जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, 2, 4, 6 डॉट 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 अनंत तक, और इस वजह से हम इसको डायरेक्ट बी लिखते हैं। तो जब भी कोई सार्वत्रिक समुच्चय किसी भी समुच्चय के साथ इंटरसेक्शन में होता है, यानी कि सर्वनिष्ठ में होता है, तो इसका आंसर जो छोटा वाला समुच्चय होता है यानी कि बी हो जाएगा, ठीक है। और अगर यही यूनियन में रहता तो इसका आंसर ए हो जाता, ठीक। और इसी तरह से तुम्हें बाकी के क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, तो आराम से सॉल्व करो। प्रॉब्लम हो तो याद कर लो, मुझे प्रॉब्लम होनी तो नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में कौन सा युग्म असंयुक्त है। असंयुक्त मैंने सबसे लास्ट में बताया था। असंयुक्त युग्म उसको कहते हैं हम लोग जिसमें दो समुच्चय का जो इंटरसेक्शन होता है यानी कि सर्वनिष्ठ होता है वो रिक्त समुच्चय आता है। देख लो समझ लो, जैसे मैं 8 में से कोई 3 क्वेश्चन है, कोई एक बताऊँगा। अब पहला ही देख लो, 1 2 3 4 दूसरा समुच्चय दिया हुआ है x, जहाँ पे x 1। अब मैं इस तरह से लिख देता हूँ, x बिलोंग्स टू n, x n में है, n यानी कि प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर को कहते हैं। मुझे हिंदी में पूरा नहीं लिखना पड़ेगा इसलिए मैंने ऐसे शॉर्ट में लिख दिया। और साथ में कुछ दिया है, और x जो है बड़ा है बराबर है 4 से और छोटा है बराबर है 6 के। बहुत सिंपल। अब इसका मतलब इसको समझ लो पहले, तो इसमें 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 6 भी हो जाएगा। अब एक तुम्हारा ये है, दूसरा समुच्चय ये है। इन दोनों में इंटरसेक्शन जब करते हैं तो इंटरसेक्शन में तुम्हें मिलता है 4 दोनों में मिल गया ना, तो 4 दोनों में मिल गया तो इसका इंटरसेक्शन आएगा 4, और 4 इंटरसेक्शन आ गया तो ये खाली समुच्चय नहीं है, ये रिक्त समुच्चय नहीं है। अब ये जो है 5 के बराबर नहीं है, तो इस वजह से ये असंयुक्त नहीं है। अब कौन सा संयुक्त युग्म होगा? असंयुक्त, ये संयुक्त युग्म हो गया। तब ये असंयुक्त तो रहा नहीं, तो असंयुक्त कौन सा होगा? 2 और 3 तुम लोग सॉल्व करके पता कर लेना। मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी कुछ इस तरह से, ए दिया हुआ, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ और डी दिया हुआ है, और तुम्हें बोला गया कि इसमें ढेर सारा माइनस 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 करके दिखाओ। कोई एक माइनस में कर देता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 9 का 12 में बोला डी माइनस सी पता करो।
डी माइनस सी। तो उसके लिए हम डी और सी लिख लेते हैं। डी जो हमारा दिया हुआ है वो है 5, 10, 15, 20 और सी जो हमारा दिया हुआ है वो है 2, 4, 6, 8, 10, 12। अरे यार 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, चलो 16 तक ही दिया हुआ। अब सीधे सीधे देखो डी में से सी घटाना है, लेकिन ध्यान से देखो तो डी में जो है डी में सी का कोई अवयव है ही नहीं, सिर्फ 10 को छोड़ के। तो 10 को हटा दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। डी में से डी में 5, 10, 15, 20 है ना, 10 को हटा दो तो सी वाला हट गया, डी माइनस सी हो गया, बाकी का सारा लिख दो। ये हो गया तुम्हारा डी माइनस सी। तो बस आसान सा था ये भी। और अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12। अरे यार 3 क्वेश्चन है, चलो देखो जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं इसको भी। तो क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमारा एक्स और वाई दिया हुआ है और उसके बाद घटाना है। एक बार एक्स में से वाई घटाना है, वाई में से एक्स घटाना है, सिंपल है कर लोगे। और इंटरसेक्शन दोनों का पता करना है, इंटरसेक्शन भी तुम लोग पता कर लोगे, सिंपल सा मुझे दिख रहा है तो पता कर लोगे मेरे ख्याल से। 11 नंबर में एक ही क्वेश्चन ही दिया हुआ है। आर जो है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। क्या बोला? आर जो है वो जाहिर सी बात है, आर हमेशा वास्तविक संख्याओं का ही समुच्चय होता है। क्यू जो है परिमेय संख्याओं का ही समुच्चय होता है। और आर माइनस क्यू पता करना है तुम्हें। तो देखो वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है और क्यू परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। तो वास्तविक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो कलेक्शन है हमारा, उसमें से परिमेय संख्याओं को घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय ही बचेगा ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, 12 नंबर पे आ जाओ। 12 नंबर है, बताइए निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य? अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। सत्य असत्य पूछा और वो भी किससे रिलेटेड? तो असंयुक्त समुच्चय से संबंधित। तो असंयुक्त समुच्चय हम लोग किसको कहते हैं? फर्स्ट वाले को देख लो, 12 का फर्स्ट, उसमें दिया है 2, 3, 4 और 5 और दूसरा दिया है तथा करके 3 और 6। तुम बताओ ये दोनों असंयुक्त है क्या? तुम देखो असंयुक्त हम लोग तब कहते हैं जब 2, 3, 4, 5 इंटरसेक्शन 3 और 6 और इंटरसेक्शन में ये लोग क्या आ जाए? खाली समुच्चय आ जाए। लेकिन इसका इंटरसेक्शन देखते हैं तो दोनों में कॉमन मिल रहा है हमें 3। तो 3 कॉमन मिल गया, यानी कि ये असंयुक्त जो है लिखा हुआ असंयुक्त है, असंयुक्त है। तो अब पूछा था सत्य है या असत्य, तो हमें पता है कि फाई आता तो असंयुक्त होता, फाई नहीं आया यानी असंयुक्त नहीं है, यानी कि ये हो गया हमारा असत्य, ये गलत। और हमारा प्रश्नावली 1.4 हो गया ख़त्म। उम्मीद करता हूँ तुम्हें समझ में अच्छे से आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो कुछ अच्छा सा कमेंट कर देना, यहाँ तक वीडियो देख रखा है तो। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर देना वो भी, क्योंकि सब्सक्राइब कर दोगे थोड़े बहुत सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मोटिवेशन बढ़ेगा तो और अच्छे से वीडियोज़ बनाऊँगा। और अगर सब कुछ सही रहा, होते वीडियो बीच में रुक गया था क्योंकि मोबाइल बहुत ज़्यादा हीट हो गया था तो ऑटोमेटिक रुक गया था रिकॉर्डिंग। तो मैं बस ये बोल रहा था कि अगर सब कुछ सही रहा तो नोट्स भी मैं तुम्हें अवेलेबल करवा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ से तुम लोग डाउनलोड कर पाओगे नोट्स भी क्लास के। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ मैं तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ बिकॉज नोबडी विल डू इट फॉर यू।